Now let us talk about the key environmental legislation that have been passed. So क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 में? डिड इट कोइंसाइड विद द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट? यस, दैट दैट इज वन. सो उसके बाद उसका रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था 2022 में. दैट्स व्हाट वी नो. सो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, इन सबको बनाना. अब यहाँ पर एक और चीज है कि ये क्या एनजीटी के अंदर आता है ना? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एनजीटी के अंदर आता है? नहीं आता है. ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर एनजीटी डज नॉट कवर व्हाट. क्या एनजीटी डज नॉट कवर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? यस, दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अभी रिसेंटली इसका अमेंडमेंट हुआ था. तो पहले 6 शेड्यूल्स होते थे टोटल, ओके, जिसमें से 1 to 4 वॉज फॉर प्रोटेक्शन, फिफ्थ वॉज फॉर वर्मिन्स एंड द सिक्स्थ वॉज फॉर प्लांट्स. तो ये आपका टोटल होता था. अब इसमें से जो है, प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 6 शेड्यूल्स. तो अब उसमें कितना हो गया? 4 हो गया. ओके. अब प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग है. देन देर इज रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. तो ये क्या किससे लिंक्ड है? साइट से लिंक्ड है, सिंस वी हैव रैटिफाइड द साइट्स प्रोविजन. एंड प्रोटेक्टेड एरिया का एस्टैब्लिशमेंट करना. उसके बाद 1 to 4 में प्रोटेक्शन देना. पहले 6 था, अब 4 है. उसके साथ साथ नए शेड्यूल स्ट्रक्चर हुए 2022 में. So in the first schedule, we have the highest level of protected species. Then in the second schedule, animal species with lesser level of protection will be there. Then third में protected plant species आएगा. So क्या animals को दो दो cover कर रहा है? 1 and 2. Okay, और plants को cover कर रहा है 3 में. And the fourth will be the species that are listed under CITES. So how many appendix are there in CITES? Total 3 appendix. Okay. अब यहाँ पर जो है, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं. कोई भी एनिमल है ट्रॉफी हंटिंग में अगर किल हुआ है या इस तरीके से एनिमल है, तो कौन, हु विल बी दी ओनर? विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी दी ओनर ऑफ दैट एनिमल? सो इन दैट केस व्हाट वी हैव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल बी दी ओनर ऑफ दैट. 2022 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है. उसके साथ साथ हंटिंग, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये सारे टर्म्स को डिफाइन करता है डब्ल्यूपीए. इसमें से वर्मिन का क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है. पहले वर्मेन का क्लासिफिकेशन शेड्यूल 5 में था, उसको हटा दिया गया. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी. द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज द अथॉरिटी, द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट. ओके. नाउ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, so it has been amended twice, 88 और 2024 में amend किया गया. So it was to prevent and control water pollution. एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी बनाता है, और स्टेट्स में क्या बनाता है? एसपीसीबी बनाता है. Now, what has been the changes that we have seen in the 2024 amendment? So first of all, क्या आर्टिकल 252 के पावर के अंदर बनाया गया है that if a state requests the center, so in that case हम जो है कर सकते हैं. Yes, that is one thing. Okay, so keep this in mind. Then स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पावर कर्व किया गया है, दैट अगर एसपीसीबी किसी नए इंडस्ट्री को रेगुलेशन के अंदर नहीं दे रही है परमिशन, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओवरराइड दैट. उसके बाद दूसरी चीज क्या है? एसपीसीबी के रिक्रूटमेंट के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है? ओके, सो व्हाट इज द प्रोविजन? 30 years ऑफ, याद होगा आपको. सो ये वाली चीज जो थी, कीप दिस इन माइंड ऑलरेडी. सो 30 years ट्राई में था, राइट? माई बैड. ओके, ट्राई वाले में था 30 years. अगर टेलीकॉम में आप काम कर रहे हो तो चेयरपर्सन रहिएगा, मेंबर बनना है तो 25 साल आपको काम करना. दैट इज द होल सिस्टम. ओके. और इनके पास इसमें जो सीपीसीबी एसपीसीबी है, सो कंसेंट मैकेनिज्म विल बी देयर फॉर डिस्चार्जिंग द वेस्ट इन द वाटर बॉडीज. उसके साथ साथ एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स जो उसको सेट करने का, हाउ मच एफ्लुएंट वो होता है ना, कि यमुना में ई कोलाई की मात्रा हुई ज्यादा, आर्सेनिक की मात्रा हुई कम, समथिंग लाइक दिस. सो दे कैन सेट द एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स. ओके, कीप दिस इन माइंड. उसके साथ साथ एसपीसीबी सीपीसीबी को इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग का पावर दिया गया.
एंड पावर टू इशू डायरेक्शंस एज वेल एज देयर. सो यहाँ पर क्लोजर का पावर भी दिया गया, दैट दे कैन, अगर रिपीट ऑफेंडर है तो दे कैन आस्क द फैक्ट्री टू क्लोज डाउन. व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली इन द अमेंडमेंट 2024? क्या डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है? That is one thing that has happened. Majority of the provisions, they have been converted from imprisonment to decriminalization. ठीक है, अब बात करते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट. 1977 का सेस एक्ट है, उसको एक बार अमेंड किया गया 2003 में. सो बेसिकली ये एक अकम्पनिंग एक्ट है, हम कह सकते हैं 1974 का वाटर एक्ट का एक अकम्पनिंग एक्ट. देन दिस व्हाट डज इट ट्राइज टू डू? ये लेवी करता है सेस को ऑन वाटर कंज्यूम बाय स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड लोकल अथॉरिटीज. और इसमें आपको मीटर लगाना पड़ेगा अपने फैक्ट्री में. और अगर आप ईटीपी मीटर लगा रहे, सो व्हाट इज ईटीपी मीटर? उसमें आपको 25% का रिबेट मिल रहा है. व्हाट काइंड ऑफ मीटर इज दिस? व्हाट इज द ईटीपी मीटर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें आपको 25% का रिबेट मिलेगा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लो है उससे रिलेटेड. और ये ईटीपी इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान. और क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर यूज करता है? ईटीपी इज व्हाट? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका मीटर है. सो इसीलिए 25% का रिबेट आपको मिलेगा. और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, सो नॉन पेमेंट पे आपको पेनल्टी मिलेगी. सो एक चीज मुझे आप बताएंगे, इसमें से जो पैसा कलेक्ट होगा अंडर दिस सेस एक्ट, वो किसको जाएगा? क्या वो सीपीसीबी और एसपीसीबी के अपकीप और फंक्शन के लिए जाएगा? ओके, सो दैट इज वन थिंग. द अदर थिंग इज कि सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है? सेस इज स्पेसिफिक, सरचार्ज इज नॉट स्पेसिफिक. सेस जो है वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए लेवी की जाती है, जैसे कृषि कल्याण सेस, वाटर सेस, ओके, स्वच्छ भारत सेस. और दोनों कौन कलेक्ट करता है? हु हैज द राइट टू कलेक्ट द सेस एंड द सरचार्ज? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू शेयर द रेवेन्यू. इज इट ट्रू? द आंसर इज नो. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड. सो दोनों सेस और सरचार्ज जो है इसको नहीं शेयर करना, कर सकता है इफ दे वांट, बट कोई बाउंडेशन नहीं है. ओके, अब बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की. 1980, उसको अभी रिसेंटली 2023 में अमेंड किया गया है. ये क्या करता है? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, डाइवर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड को रोकने के लिए, फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस. और इसमें क्या है कि अगर किसी फॉरेस्ट को आपको डी रिजर्व करना है या नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए करना है, सो इट विल रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है? आंसर इज यस. लेकिन क्या कंपनसेटरी डिफॉरेस्टेशन के बदले देती है? No? ये देती है कि नहीं? ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैंपा के बारे में. सो कैंपा का जो फंड है वो कहाँ से क्रिएट हुआ था? एनी आइडिया? सो 2016 में एक्ट पास हुआ था, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एक्ट 2016. ओके, अब ये करना क्या चाहता है कैंपा? कैंपा बेसिकली कंपनसेटरी, अब एक जगह आपने हटाया, ठीक है, एक जगह आपने हटाया तो दूसरे जगह आप लगा रहे हो, तो उसमें एक फंड है. और अभी हमने मैंग्रोव के लिए पढ़ा था कि मैंग्रोव को वापस से रिवाइव करने के लिए 100 करोड़ रुपीज मिष्टी के अंदर कैंपा से फंड रिलीज हुआ है. ओके, सो ये 2016 का जो एक्ट है, ये कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? क्या ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से ही इंस्पिरेशन ले रहा है? नाउ 1980 के एक्ट में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, वन थिंग दैट वाज रिटन वाज कि जो भी नॉन फॉरेस्ट लैंड होगा उसको आपको एफॉरेस्ट करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू प्लांट. राइट, एनी नॉन फॉरेस्ट लैंड, उसको आपको फॉरेस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ फॉरेस्ट विच इज बीइंग डाइवर्टेड.
आप जो जिस फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रहे हो, मान लो 10 स्क्वायर किलोमीटर में, सो सिमिलरली नॉन फॉरेस्ट लैंड पे आपको 10 स्क्वायर किलोमीटर का डालना होगा। अब उसको बेटर करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए द कैंपा एक्ट वाज पास्ड इन 2016, क्योंकि फंडिंग जरूरी है। ओके। नाउ कैंपा जो है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ था, तो इनिशियली द कैंपा वाज प्रेजेंट, बट इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आफ्टर दैट अ सेपरेट स्टैट्यूटरी एक्ट वाज इनैक्टेड, जिसकी वजह से कैंपा का एक नया फॉर्मल स्ट्रक्चर बना। सो इससे क्या है आपके पास, यू गेट द NCAF। व्हाट इज NCAF? National Compensatory Afforestation Fund, and this is under the public account. This is under what? This is under the public account of India। और उसके साथ एक क्या बना है, SCAF। दिस इज अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। ओके। तो ये फंड किस लिए यूज होगा? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए। पेनल्टीज जो है वो कलेक्ट होगी इसमें, एंड देन इट विल बी गिवन टू अदर एंटिटीज। ओके, इसको याद रखिएगा। और नेशनल फंड को 10% पेनल्टीज मिलेगा, और वट एवर इज बींग कलेक्टेड, एंड द स्टेट फंड्स विल रिसीव द रिमेनिंग 90%। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? एनी डाउट दैट यू माइट हैव? फॉरेस्ट डाइवर्जन का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। The central government will have the forest diversion power. Yes? Okay. Now let us talk about the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So this basically prevents, controls pollution. तो क्या ये Water Act का sister act हो गया? Water Act is looking in the water pollution, and Air Act is, Air Act में और क्या है? Noise pollution भी है। The noise pollution component is also has been added. दूसरी चीज मैं अगर आपसे पूछूं, तो यहाँ पर क्या अलाउ है दैट यू कैन फाइल सिटीजन सूट? The answer is yes. Was it present in the original act? Was it present in the original act? It was not present in the original act. Rather, it was added in the 1987 amendment. ये मैंने पढ़ाया था क्लास में। You remember last time we had read about it. Okay. Now, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, क्या ये कुछ एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाता है? नहीं बना। ये जो वाटर एक्ट के अंदर CPCB और SPCB था, उसी पे ये वर्क करता है, और उसी को ये एम्पावर करता है कि पहले आप वाटर एक्ट देख रहे थे, वाटर पोल्यूशन देख रहे थे, नाउ यू कैन ऑल्सो व्यू एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज आप डिक्लेयर कर सकते हो इसके अंदर, और कंसेंट मैकेनिज्म फॉर इंडस्ट्रीज विल बी देयर, ऑल्सो पावर टू सेट एमिशन स्टैंडर्ड्स। सो है BS6, याद आया? BS5। और ये किस पे बेस्ड है? BS इज बेस्ड ऑन व्हाट? यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, यूरो स्टैंडर्ड्स पे। ओके। उसी को मिमिक करता है। उसके साथ साथ इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग पावर इज देयर, चिमनी से आप निकाल सकते हो। नॉइज हैव बीन इंक्लूडेड एज अ पोल्यूटेंट इन 1987। तो 1987 में नॉइज पोल्यूशन को इन्होंने एयर पोल्यूशन ही एक्ट में ऐड कर दिया था। कि so उसमें भी सर्टेन स्टेजेस है, दैट 10 बजे के बाद आप म्यूजिक नहीं बजा सकते, सर्टेन डेसिबल्स तक यू कैन प्ले, और सेंसिटिव एरिया में आप नहीं बजा सकते हैं। उसके साथ साथ 1987 में सिटीजन सूट भी हो गया था, दैट यू कैन फाइल अ सिटीजन सूट इन कोर्ट even though you might not, you're not somebody who is directly affected। Okay? बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में 1986, एंड इट हैज बीन अमेंडेड इन 1991 एंड 2023। इसको रिसेंटली अमेंड किया गया। 2023 में क्यों किया गया? बहुत सारे आपने देखा हुआ है मल्टीपल एक्ट्स, जन विश्वास से अलाइन करने के लिए डीक्रिमिनलाइजेशन। ओके। सो EPA जो है, ये बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद अंडर आर्टिकल 253 it has been done। now what is article 253 if I may ask? अगर आपको पता है, 252 तो हमने पढ़ लिया था।
But what about Article 253? That the Parliament, okay, they can give effect to international agreements, treaties, and conventions. है कि नहीं? Yes. Now, अम्ब्रेला एक्ट है ये, इसके अंदर मल्टीपल आपके ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन करते हैं, अथॉरिटीज फंक्शन करती है, उसके साथ साथ मल्टीपल ऑर्डर्स इसके अंदर से निकलते हैं। और जो भी हम कन्वेंशंस को साइन करते हैं, उनका जो राटिफिकेशन होता है वो इसी के अंदर होता है, ईपी एक्ट 1986 के अंदर। सो दिस ग्रांट्स वाइड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट स्टैंडर्ड्स, रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज, इशू डायरेक्शन एंड इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज। नो, एक चीज बताइएगा, आप देख रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था डाइवर्जन के लिए एंड नॉन फॉरेस्ट यूज को बताने के लिए। ना यहाँ पर भी ईपीए में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सो इन्वायरमेंट है कहाँ पर? अगर मैं सेवेंथ शेड्यूल की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है कहाँ पर? इट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। सो हु प्रिवेल्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट इफ देर इज अ प्रॉब्लम? द सेंटर, द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमने पढ़ा है। Okay, so now this defines environment pollutant and hazardous substance, and this also enables EIA. So याद रखिएगा EIA, Environment Impact Assessment, वो भी किसके अंदर है? Environment Protection Act के अंदर है। Okay, then CRZ क्या होता है? Coastal Regulation Zone। और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके रूल्स हैं, वो सारे जो याद होगा आपको, ई वेस्ट रूल्स एंड उसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट रेगुलेशंस, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ईपीए के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब ईपीए जो है आपका, उसमें ईआईए भी आ रहा है। सो ईआईए के अंदर क्या सारे प्रोजेक्ट्स का ईआईए की जरूरत पड़ती है? ऑल प्रोजेक्ट्स नीड टू अंडरगो ईआईए? द आंसर इज नो। देर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, उसको जो है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एंड देखते हैं कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। ओके, दैट इज द थिंग। अभी क्या रिसेंटली ईआईए के रूल्स में ये बोला गया दैट यू कैन गो अहेड विद द प्रोजेक्ट एंड द ईआईए कैन बी डन साइमल्टेनियसली, दैट कैन बी देयर। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करते हैं, जीईएसी की। ये आपका ईपीए के अंदर बना है, तो ये आपको फील्ड ट्रायल्स के लिए अप्रूवल देता है, जीएमओस के फील्ड ट्रायल्स के लिए। द नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, NCZMA। ओके, देन नेशनल गंगा काउंसिल, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी किससे बना है? आपका 1986 एक्ट से बना। व्हाट अबाउट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB, it's a subordinate office or not? Yes. So CGWB है क्या? It's a part of Department of Water Resources. Okay, so which is better or which is more powerful, authority or board? The authority is more powerful, more autonomous. Okay, whereas the board is generally tied to a ministry. This is also tied, but more autonomy is there. All right. So याद रहेगा ये, CPCB, Water Act, CGWA, Environment Protection Act, CGWB. It's a basically an office within the Department of Water Resources, Ministry of Jal Shakti. Yes. ओके, और इसके अंदर इम्प्लीमेंट कौन करता है प्रोविजंस को? सीपीसीबी करेगा, एसपीसीबी? सीपीसीबी एंड एसपीसीबी विल बी देयर। नाउ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, और ये क्या करना चाह रहा है? 33% है, जो पुराना नेशनल फॉरेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का था, उससे चला आ रहा है। अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं? क्या हम 25.5% के करीब पहुंच गए? 25.5 पे। that has happened, yes. Okay, now सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया परसेंटेज वाइज कौन सा है इंडिया में? मिजोरम है, परसेंटेज वाइज है, मिजोरम। और सबसे ज्यादा बाई एरिया, बाई एरिया, मध्य प्रदेश। ओके, नाउ दिस इज द स्टेट। व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप है,
और लक्षद्वीप का क्या 91% के करीब है। 91% ऑफ लक्षद्वीप इज फॉरेस्ट। 84% ऑफ मिजोरम इज फॉरेस्ट। यस। इसमें कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक्ट नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज गाइडिंग। क्या ये डीपीएसपी की तरह हो गया फिर? क्या ये डीपीएसपी की तरह हो गया? यस। Now let us talk about Public Liability Insurance Act. Is this covered under NGT? The answer is yes, it is covered. Is the Environment Protection Act covered under NGT? The answer is a big yes again. Okay. So इसको याद रखिएगा. So Public Liability Insurance Act, it provides immediate relief to victims of accidents involving hazardous substances. तो अभी recently स्टाइरीन लीक हो गया था विशाखापट्टनम में. यस। अब ये किसके लिए बन सकता है, कोई आइडिया है? पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, क्या ये 1991 की बात है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए क्या, कौन सा आर्टिकल यूज हुआ था, अगर आप मुझे बता सके? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है विच हैज बीन यूज? बहुत अच्छे। 142। 142 हैड बीन यूज्ड। 52 तो गवर्नर वाला हो गया। 42 विल बी, यस यू आर करेक्ट। 42 जो है कंप्लीट जस्टिस। सो इसमें था कि कंप्लीट जस्टिस यूज करके उनको कंपनसेशन दिया गया था। एंड कंप्लीट जस्टिस में होता क्या है? कंप्लीट जस्टिस में होता क्या है? वो प्रोसीजर को ओवरलुक कर सकती है। So can I say that due process was always present in the constitution? It was not only until Menka Gandhi case, but in a way it was always present, but it had to be used sparingly. इसको sparingly यूज करना है। Okay. इसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी देना होगा आपको, इमीडिएट रिलीफ अंडर द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। सो कोई भी ओनर है हु इज ऑपरेटिंग ए फैक्ट्री handling the hazardous substances, so they will have to get mandatory insurance. And it establishes environmental relief fund. Then collector जो है डीएम, he will verify the accident and invite claims from any people. So स्टाइरीन लीक में बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे विशाखापट्टनम के स्ट्रीट्स पे। एलजी की फैक्ट्री से निकला था, वही वाला एलजी जो आपका वॉशिंग मशीन वगैरह बनाता था पहले। ओके। एंड रिलीफ जो है आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सीवियरिटी, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। देयर इज एन एनवायरमेंट रिलीफ फंड अथॉरिटी, और कलेक्टर विल बी द पर्सन, और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी द पर्सन who will play the key role in the claim process. Then comes बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, अभी 2023 में इसको लाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे था, और ये क्या यूएनसीबीडी को रेटिफाई करने के लिए था। हम यूएनसीबीडी को लिखते थे कॉप। हर साल होता है क्या यूएनसीबीडी का? हर दूसरे साल होता है, एवरी सेकेंड ईयर बाइनियल होता है, ठीक है। सो इसमें तीन अथॉरिटीज बन रहे हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो ये क्या फॉरेन एंटिटीज का परमिशन और आईपी को हैंडल करता है, एनी आईपी मैंडेट फ्रॉम द फॉरेन पीपल एंड फ्रॉम द पीपल हु आर इन द कंट्री। द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये क्या करता है, क्या ये सेट करता है एबीएस को। व्हाट इज एबीएस? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। उसको ये बताता है कि कितना देना होगा आपको, व्हाट विल बी द अमाउंट, एंड इट टेल्स द अमाउंट टू हु। इट टेल्स द अमाउंट टू नेशनल और इंडियन कंपनीज। यस। और अभी इसका पावर कहाँ से छीन लिया गया है? आयुष प्रैक्टिशनर्स के ऊपर, एंड पीपल हैविंग नॉलेज ओवर द ट्रेडिशनल वेज, है ना। सो तीन तीन टीयर का स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज को रेगुलेट करने के लिए टीकेडीएल याद है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, उसको भी काफी प्रमोट किया गया था G20 के दौरान। उसके साथ साथ इसमें एक आईपीआर रेगुलेशन भी है विच इज लिंक टू दी रिसोर्स ओरिजिन। बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, इसको अभी रिसेंटली 2022 में अमेंड किया गया है, और इससे बीईई ये एस्टैब्लिश होता है। सो बीई याद है, एक आता था लाइट बल्ब, 5 स्टार वाला एसी ही लगाना अपने घर में, समथिंग लाइक दैट। तो वो बीई का होता था ना पार्ट। सो दैट वाज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग फॉर अप्लायंसेस ये करता है।
उसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो ये क्वेश्चन आया था 2021 में, not exactly related to this, but it was related to the United Nations. Yes, that semicircle वाला correct. Designated consumer and energy audits, और उसके साथ साथ पैक्ट स्कीम है, दैट इज परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, ये चलाता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर। बात करते हैं एफआरए के बारे में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट। अब इसमें क्या है कि आप मैक्स 4 हेक्टेयर तक क्लेम कर सकते हैं। ओके, देन देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज ओटीएफडी। अब ओटीएफडी बनने के लिए आपको कितने साल पुराना दिखाना पड़ेगा लिंकेज, दैट यू आर लिविंग एट दैट पर्टिकुलर 75 ईयर्स और 3 जनरेशंस। यू विल हैव टू शो ना कि 3 जनरेशन से आप इधर ही रह रहे हो और 75 साल, दैट इज द होल सिचुएशन। ऑलराइट, यस, उसमें कट ऑफ डेट था 2005 दिसंबर का, और दिसंबर 2005 में ये पास हो गया था। एंड जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने थोड़ा सा लेट से दिया था, तो ये कट ऑफ डेट ये लेके आए थे। अब ओटीएफडी अगर आप हैं, ओके, फॉरेस्ट में, सो यू हैव टू शो कि आप 2005 से 75 साल पहले रह रहे थे, ठीक है। सो ये चीज है, ताकि इसमें क्या एसटीज का बच सके राइट्स, एटलीस्ट 3 जनरेशंस। और 3 जनरेशंस का मतलब क्या है, क्या ये अज्यूम करके चलते हैं कि 25 साल में एक एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो 3 जनरेशंस हो गया। सो ओटीएफडीज को दिखाना है दैट दे आर लिविंग देयर फॉर 75 ईयर्स और 3 जनरेशंस। और जो एसटीज हैं रादर, उनको 4 हेक्टेयर तक का लैंड दे कैन क्लेम, दैट वी हैव बीन ट्रेडिशनली कल्टिवेटिंग दिस। ओके, ऑलराइट। उसके साथ साथ एमएफपी, दैट इज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, रिहैब, एम्यूनिटीज फॉर द पीपल। अभी ये पीएम जनमान्य स्कीम याद है आपको, दैट वाज देयर, यस। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी रिसोर्स प्रोटेक्शन विल बी देयर। ग्राम सभा को पावर दिया गया, स्वीपिंग पावर, टू डिसाइड ऑन द केसेस एंड द क्लेम्स अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और उसके साथ साथ एमएफपी, एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम चल रहा है। और ये कौन चला रहा है, ट्राइफेड चला रहा है इसको, ट्राइफेड, मोटा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, gram sabha has a key role in verification of beneficiary, and bamboo has been classified as an mfp. So bamboo को mfp minor forest produce हम कह रहे हैं, so what does it mean, क्या हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं? अगर बैम्बू को आप टिम्बर कहोगे तो क्या आप कल्टीवेट कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको एमएफपी कह रहा हूँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सो नाउ आई कैन कलेक्ट, आई कैन कल्टीवेट इट एज अ ग्रास। ओके, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स एक्ट 2010 में था। ओके, सो देर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या वो 4 हेक्टेयर वाले लैंड को किसी नॉन ट्राइबल को सेल कर सकते हैं? जो 4 हेक्टेयर की लैंड वो लिया है, उनको अलॉट हुआ है, क्या उसको किसी को सेल कर सकते हैं? नहीं। ओके, सो उस पर भी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज है, नॉन ट्रांसफरेबल है। क्या ये पहली बार इंडिया में नॉन ट्रांसफरेबल क्राइटेरिया कहाँ आया था? सांथाल एक्ट, ब्रिटिश के समय 1856, इफ यू रिमेम्बर। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट सारे एक्ट को ये कवर करता है एक्सेप्ट द डब्ल्यूपीए एक्ट एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। बाकी सारे एक्ट्स जो है इसके अंदर रहता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया है। और रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन ये देता है, नेचुरल जस्टिस पे चलता है। इट इज नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ प्रोसीजर। इसमें जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक्सपर्ट मेंबर्स विल आल्सो बी देयर, एंड इट विल नॉट बी बाउंड बाय द सिविल कोड प्रोसीजर, रादर द नेचुरल जस्टिस। 6 मंथ का डिस्पोजल टारगेट है, 180 डेज के अंदर केस को डिस्पोज करना है, और इसका ऑर्डर बाइंडिंग होता है। अपील किसको आप कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। ओके, यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं कैंपा के बारे में। सो पहले कैंपा किसके अंदर था? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, सॉरी नॉट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसके बाद फंड हैव बीन एस्टैब्लिश अंडर द न्यू 2016 एक्ट, और उसमें कैंपा और स्टेट कैंपा वो बनाता है कंपनसेटरी फॉरेस्ट के लिए।
और एक नेशनल फंड बनाता है और एक स्टेट फंड बनाता है इन द पब्लिक अकाउंट्स, एंड देन पब्लिक अकाउंट का फंड है तो इट मीन्स दैट इट बिकम्स नॉन लैप्सेबल एंड इंटरेस्ट बेयरिंग। यस, ओके। 90:10 का फंड शेयरिंग हमें यहाँ पर मिलता है। स्टेट के पास 90% फंड जाता है और 10% किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। ओके, अभी रिसेंटली कैंपा न्यूज में था मिष्टी के लिए। मिष्टी क्या है? इट्स रिलेटेड टू मैंग्रोव। ओके, उसके लिए 100 करोड़ रुपीज दिया था इसने। वाई? क्या मैंग्रोव का नंबर्स कम हो गया है फ्रॉम द लास्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? यस, ओके। अब बात करते हैं की इन्वायरमेंटल रूल्स दैट हैव बीन नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैंने बताया था अम्ब्रेला एक्ट है ये। इसके अंदर से आपको रूल्स निकलते हैं। सो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अगर उसमें देखेंगे तो ये जनरेशन ऑफ वेस्ट, हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, इन सारी चीजों में करता है। उसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरीज, और उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट वो करता है। इसमें एक चीज आप मुझे बता सकते हैं जो ई वेस्ट में प्रेजेंट है? क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईपीआर? ईपीआर इज प्रेजेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर का हो जाता है फ्रॉम सेलिंग टू डिस्पोजिंग। यस, देन कोस्टल रेगुलेशन जोन यहां से है एंड इट प्रोटेक्ट्स द कोस्टल एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ मल्टीपल जोन्स में डिवाइड करता है। तो ऐसा याद है हमने बताया था कि सर्टेन जोन्स में यू कैन बिल्ड द होटल्स। एंड क्या इसमें बीच से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होता है रेगुलेशन में? shacks and all these things, so you can make that बीच जो ओके टूरिस्ट से रिलेटेड है उसमें क्या होता है? उसमें रिलैक्स्ड होता है। ओके, उसमें इट इज नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज इट इज फॉर अदर। जैसे आपको होटल बनाना, सो होटल जो बन रहा है, अगर आप सपोज वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहां पर बहुत इलीगल होटल्स जो है वो एकदम कोस्ट के सामने बना हुआ है, और यू नो दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट वाज अलाउड, और उसके वजह से वहां का पानी में बहुत ज्यादा डिस्चार्ज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। ओके, सो कोस्टल एरिया जो है उसमें क्या बोला जाता है कि अप टू 500 मीटर्स जो कोस्टल एरिया से है, आपका सी से स्टार्ट होता है, तो उसको हम HTL कहते हैं, हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन, और उसके बाद जो लैंड बिटवीन द लो टाइड लाइन, देन देयर इज अ LTL, दैट इज द लो टाइड लाइन। और लैंड बिटवीन द लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन बना दिया है, CRZ। तो HTL, दैट इज फ्रॉम कोस्ट टू 500 मीटर्स, और एक पीछे में LTL है। तो उस केस में जो ये इन दोनों के बीच का एरिया है दैट विल बी द CRZ। ओके, और इसको रूल्स किसने बनाया? यूनियन ने कि स्टेट ने? यूनियन ने बनाया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यूजिंग द पावर अंडर द EPA 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? स्टेट करेगी थ्रू द कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द HTL। HTL इज द लाइन ऑन योर लैंड जहां तक हाईएस्ट वाटर रीच करेगा ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड। देन LTL मतलब क्या होता है? दिस इज द लाइन ऑन द लैंड जहां पर लोएस्ट वाटर लाइन रीच करेगा ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड। ओके, सो HTL इधर है मान लो, और LTL इधर है, लो टाइड लाइन। बिटवीन यहां पर आपका C है। सो स्प्रिंग टाइड से हम पता लगा रहे हैं व्हाट इज द HTL एंड व्हाट इज द LTL। अब उस केस में इन दोनों के बीच का जो लाइन है उसको CRZ बना दिया, फिर यहां पर यू आर नॉट अलाउड टू मेक होटल्स एंड अदर थिंग्स। ओके, ये लेकिन क्या बीच से रिलेटेड जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए अम्यूनिटीज बना सकते हो? टॉयलेट्स एंड शैक्स, all these things, okay, changing room, shower heads, all these things can be made. And it is important for what? Is it not also important for your blue flag certification, FEE से, डेनमार्क से, है ना? सो ये चीज याद रखिएगा। ओके,
2011 में आया था, फिर 2018-19 में ये आया था। और 2018 वाला किसके बेसिस पे आया था? रिकमेंडेशन था शैलेश नायक कमेटी का, दैट हैव बीन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके अंदर आया था ये। ऑलराइट, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल जोन्स की अगर हम बात करें, सो स्टार्टिंग फ्रॉम CRZ 1। अब CRZ 1 में कोई भी नया कंस्ट्रक्शंस नहीं अलाउड है, एक्सेप्ट व्हाट, दिस इज द वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, जैसे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ हो गया, एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ट्रांस हार्बर से रिलेटेड एनी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, और क्या हो सकता है? अगर LTL, लो टाइड लाइन, और HTL के बीच में जो आपका CRZ आता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, उस एरिया में अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है, इट इज फाइन। सो वहां पर क्या बेसिक अम्यूनिटीज फॉर ट्रेडिशनल हैबिटेंट्स बना सकते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह। उसके साथ साथ, मतलब कोस्टल कम्युनिटी, समझ रहे हैं, कोस्टल कम्युनिटीज के लिए स्कूल्स वगैरह बनाना होगा। नाउ नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ओके, दैट कैन बी गिवन एज अ, आप उसको ये कह सकते हो कि परमिशन मिल सकती है एज एन एक्सेप्शन। ऑल राइट, देन एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, इस टाइप की चीजों को आप स्टोर कर सकते हो, डिसैलिनेशन प्लांट बना सकते हो, सॉल्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेड। होटल्स, रिजॉर्ट्स बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। देन CRZ 2 की बात करता हूं मैं, तो CRZ 1 आप समझ गए, CRZ 2 कहां पर है? दिस इज एरियाज विच आर डेवलप्ड अप टू द शोर लाइन, और ये म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर आता है। विलेजेस विलेजेस एंड टाउन्स जो है इसमें इंक्लूडेड रहता है। सो यहाँ पर लैंडवर्ड साइड में आप बिल्डिंग्स बना सकते हो, सी वर्ड साइड में, सी के साइड नहीं बना सकते हो, लैंडवर्ड साइड बना सकते हो। ओके, कंस्ट्रक्शन इज अलाउड एज पर द गाइडलाइन, डिसैलिनेशन प्लांट्स बना सकते हो। और लैंडवर्ड साइड्स यू कैन, मतलब लैंड फेसिंग, यू कैन नॉट मेक इट सी फेसिंग, लैंड फेसिंग आप बना सकते हो। उसके बाद CRZ 3 की बात करता हूँ। सो नाउ दिस इज एरियाज दैट आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड। ओके, और ये रूरल अर्बन एरिया में रहते हैं, दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज अदर एरियाज। और यहाँ पर देर आर सर्टेन नो डेवलपमेंट जोन, एंड दैट इज HTL से लेके 200 मीटर्स फ्रॉम द HTL। हमने बात की थी ना, LTL इधर है, यहाँ C है, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन हो गया। एंड फ्रॉम HTL टू 200 मीटर्स कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं रहेगा, एक्सेप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी एंड अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स। ओके, पेट्रोलियम से रिलेटेड सर्टेन जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स है, वो सारे अलाउड होंगे। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट CRZ 4, द लास्ट जोन। अब ये क्या है? ये एक्वेटिक एरिया हो गया, फ्रॉम द लो टाइड लाइन। लो टाइड लाइन से आपका एक्वेटिक एरिया पानी वाला एरिया हो गया, एंड दिस इज द एरिया जहां पर टाइडल, जो टाइडल एरिया है, वो हमें दिखता है। ओके, सो यहाँ पर किसी भी टाइप का आप सीवेज या सॉलिड वेस्ट नहीं डालेंगे, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को कि आप जाके फिशिंग कर सकते हैं। सो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अलाउड है। सो ये थोड़ा सा गांधी इरविन पैक्ट की याद दिला रहा है, दैट द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज कैन मेक सॉल्ट। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग। और उसके साथ साथ अंडमान और लक्षद्वीप के लिए सेपरेट ड्राफ्ट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन को इशू किया गया अंडर द EPA। ऑलराइट, एक बार अगर आपको क्लियरेंस मिल जाता है CRZ के अंदर, सो इट विल बी वैलिड फॉर 5 years। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा। हो गया ये चीज, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर CRZ। ओके, देन वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल है, 2 बार आया, 2010 और 2017 में, एंड इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। उसके साथ साथ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। आर ऑल वेटलैंड्स रामसर साइट्स? द आंसर इज नो। ओके, not all wetlands are Ramsar site. Can I say that all Ramsar sites are wetland, but not all wetlands are Ramsar sites? This is a true statement. Okay. सो ये मैनेजमेंट कैसे करता है? वेटलैंड्स कंजर्वेशन रूल्स EPA के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बैकिंग है 1986। सो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट पे फोकस करता है। ओके, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज एडवाइजरी रोल प्ले करता है नेशनल वेटलैंड्स कमेटी।
एंड इट डिफाइंस वेटलैंड। और मार्शी एरियाज जनरली उसको हम कहते हैं, मार्शी एरियाज जो होता है, मार्श या इकोटोन वाला एरिया होता है, दे आर कंसिडर्ड। और क्या इकोटोन में हमने ये पढ़ा था दैट इट हैज मोर प्रोडक्टिविटी देन द एरिया जिसका वो ट्रांजिशन बन रहा है। ओके, विच व्हाट एल्स इज इकोटोन, व्हाट एल्स, ग्रासलैंड्स है बिटवीन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट्स। यस। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ईआईए जो है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। ये भी ईपीए के अंदर आता है 1986। एंड दिस इवैल्यूएट्स पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बिफोर अप्रूवल। सो इसमें 2006 का जो ड्राफ्ट आया था उसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और पब्लिक कंसल्टेशन था। सो क्या अभी जो नया आया है उसमें पब्लिक कंसल्टेशन को कम कर दिया गया है? स्कोप ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन हैज बीन हैम्पर्ड। उसके साथ साथ यहां पर हमें क्या दिखता है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो काम करना, अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं है तो आप काम कर सकते हो। ईआईए कैन बी डन साइमल्टेनियसली। ईआईए जो है आपका वो साइमल्टेनियसली हो सकता है, बाद में हो सकता है। सो दैट इज देयर। ओके। उसके साथ साथ इसमें क्या सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ईआईए नेसेसरी है? सो इसमें व्हाट वी हैड वाज कि एक कैटेगरी वन प्रोजेक्ट्स होता है एंड देन देर इज कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, क्लियरेंस की बात करूं, सो कैटेगरी वन इज फॉर national level appraisal. This is for what? This is for national level appraisal. Okay. And this category B is for state level appraisal. अब जो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट है उसमें मैंडेटरी क्लियरेंस की जरूरत होती है। तो मैंडेटरी क्लियरेंस की जहां जरूरत होगी उस केस में स्क्रीनिंग जरूरत है। जब मैंने ये कह दिया कि मैंडेटरी क्लियरेंस लेना ही लेना है तो क्या स्क्रीनिंग की जरूरत होगी? अब आप वो सोच के देखिए, स्क्रीनिंग क्यों होता है? डिटरमाइन करने के लिए ना, कि क्या क्लियरेंस की जरूरत है कि नहीं। और अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि हाँ तुम्हें क्लियरेंस चाहिए तो देर इज नो सेंस इन गोइंग थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब प्रोजेक्ट बी जो है, कैटेगरी बी, जहां स्टेट लेवल पे आपको करना पड़ता है, उसमें दो पार्ट होता है। देर इज वन B1। अगर यहां पर होता है कैटेगरी बी से आप स्क्रीनिंग करोगे एंड देन यू विल डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज B1 और B2। Now, if a project is B2, so EIA or environmental impact assessment is not required. Whereas B1 है तो you have to go through the EIA. So हम कह सकते हैं कि there are total three categories. Category A and B1 allowed. Sorry, you have to go through the screening process and you have to go through the EIA process. And then in the B2, no EIA is necessary. So what are the projects जहां पर mandatory clearance की जरूरत पड़ती है? Mining, थर्मल पावर प्लांट, ओके, यस, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज। ठीक है। नहीं, कैटेगरी ए में तो ईआईए होगा ना, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं होगा बिकॉज मैंडेटरी है। सो वी डोंट हैव टू डिटरमाइन वेदर इट नीड्स ईआईए और, बट ईआईए तो होगा ना। ईआईए तो मैंडेटरीली आपको करना पड़ेगा। और कैटेगरी बी में स्क्रीनिंग करके पता लगाएंगे B1 और B2। इफ इट इज B2, नो रिक्वायरमेंट। और B1 में मैंडेटरी रिक्वायर्ड एज कैटेगरी ए। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? अब 2020 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें पब्लिक हियरिंग का टाइम कम कर दिया गया, फ्रॉम 30 days to 20 days। देखिए हो क्या रहा था इसमें, लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट यही फालतू बैठे रहते हैं, है ना। दैट वाज द प्रॉब्लम, बार बार जाके और पब्लिक कंसल्टेशन के नाम पे ये कचड़ा कर रहे थे। दैट वाज वन प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग, द गवर्नमेंट वाज फेसिंग। ओके, तो ये यहाँ पर 20 days कर दिया गया है। नाउ अब पब्लिक कंसल्टेशन 20 दिन के अंदर खत्म होगा, अंदर ड्राफ्ट है, दिस इज अ ड्राफ्ट। उसके बाद यहाँ पर मोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटिनी। क्या ज्यादा प्रोजेक्ट्स को B2 के अंदर लाया गया है? ओके, मोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन पुट अंडर द B2 कैटेगरी। ओके, इसमें व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन टेकन केयर ऑफ? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अप टू 25 MW, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है जो 10,000 हेक्टेयर्स तक हेल्प कर रहा है फार्मर्स को, ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, स्मॉल एंड मीडियम सीमेंट प्लांट। उसके साथ साथ जो फॉस्फोरिक, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड
की फैक्ट्रीज है, एमएसएमई जो काम कर रहा है ड्रग्स में, सिंथेटिक रबर्स, पेंट यूनिट्स में, और जितने भी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स जो है वो सारे एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं अंडर B2। और हाईवे का जो वाइडनिंग होता है बिटवीन 25 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर, दे हैव बीन, ओके, दे हैव बीन डन अवे विद। केन एंड बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का होगा, रिवर लिंकिंग का तो होना चाहिए, है कि नहीं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इकोलॉजिकली डैमेज। और यहाँ पर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की भी बात की गई है। मतलब, ओके, मतलब क्या है कि आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ऑल राइट, वंस अ प्रोजेक्ट गेट्स अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट्स है दे आर रिक्वायर्ड टू अधेयर टू सर्टेन रूल्स। ऑल राइट, यस, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट आपको मिल सकता है। ओके, एक और चीज है 2020 में, नाउ देयर विल बी नो पब्लिक रिपोर्टिंग फॉर नॉन कंप्लायंस। ओके, अब पब्लिक को अलाउड नहीं है कि वायलेशन और नॉन कंप्लायंस पे आप कंप्लेन कर सकते, कौन करेगा? गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट्स ऑन इट्स ओन। ओके, सरकार खुद कर लेगी। अब पब्लिक को करनी क्या, ये इसलिए है बिकॉज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन तमिलनाडु दे हैड बीन कैंसल्ड। एक स्टरलाइट प्रोजेक्ट था, और बिकॉज ऑफ द यू नो यहाँ कहा जाता है कि एंटी इंडिया फ्रंट जो है वो इसको मैनिपुलेट करके और यूज कर रहा था। ओके, फॉर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट दैट हैज बीन ऑपरेटिंग विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, रादर देन शटिंग इट डाउन, अब वो आफ्टर द आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट दे कैन टेक द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ओके, उसके साथ साथ फर्म्स के लिए पेनल्टी बनाई गई है रादर देन इम्प्रिजनमेंट, तो ये दिस इज इन लाइन विद द जन विश्वास एक्ट। ओके, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अब इजी क्लियरेंस कर दिया गया है। सो हमने ये पढ़ा था, याद है आपको, कि सिक्किम पूरा कवर हो जा रहा है, क्योंकि सिक्किम का उतना लेंथी नहीं है, तो बॉर्डर से बोल रहे हैं ना कि बॉर्डर से सर्टेन किलोमीटर्स तक आप जो है ये करेंगे। सो इट इज बेसिकली पूरा सिक्किम ही एग्जाम्प्ट हो गया EIA से। ओके, सो दैट इज वन थिंग। ऑलराइट, सो ये आपका सारा हमने लेजिस्लेशन कंप्लीट कर लिया। नो, नथिंग इज लेफ्ट। आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द कम्युनिटी रिजर्व। ओके, सो व्हाट आर कम्युनिटी रिजर्व्स, ये हमने बात की थी करंट अफेयर्स में, इफ यू रिमेंबर। व्हाट आर कम्युनिटी रिजर्व, किसके अंदर होता है, किसके अंदर ये कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर होता है? एनी आइडिया? WOA और WPA, राइट। अब इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व में क्या वो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके आता है? लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके आता है। सो व्हाट इज एन एग्जांपल, कच्छ में है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जहां पर इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यस, दैट इज देयर। सो कंजर्वेशन एरिया रिजर्व्स आर बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज विच आर क्रिएटेड ऑन गवर्नमेंट लैंड्स, और वो एक तरीके से बफर जोन का काम करते हैं बिटवीन द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड रीजन्स। ओके, तो दिस इज वन थिंग, और ये लोकल कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। लीगल बैकिंग कहाँ से आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साथ आता है। सो दैट इज वन वन थिंग दैट इज देयर। ओके, और बफर जोन्स क्रिएट करता है ये, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कंफ्लिक्ट मिटिगेशन, इन सब के लिए काम करता है। ओके, ऑलराइट। और व्हाट एल्स इज देयर, क्या रिजर्व फॉरेस्ट है? रिजर्व फॉरेस्ट, सो व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट, ये किसके अंदर आता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, सेक्शन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। यस, और यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? दीज आर द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है किसी भी फॉरेस्ट लैंड पे। सो प्लीज रिमेंबर, रिजर्व फॉरेस्ट कौन क्रिएट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट अंडर द फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ओके, और रिजर्व फॉरेस्ट में लोकल पीपल को जाना अलाउड है। मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड।
Alright. So is it section 20 or section 3? नहीं, section 20 है दोस्त. But section 20, if you will look, that is related to reserve forest. Okay. और इसमें रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों को जाना अलाउड नहीं है. लोगों को जाना अलाउड नहीं है. लेकिन सेक्शन 3 में क्या होता है? सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है. सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है, वेरा सेक्शन 20 में प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे आप आउटलाइन कर सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट को. क्या ये चीज अब क्लियर है? उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम. इसमें ये समझ गए ना, रिजर्व फॉरेस्ट किसके अंदर है? आईएफए के अंदर है, 1927. बस इतना याद रखें. और क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा? दो फॉरेस्ट और होते हैं. एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. यहां पर स्टेट गवर्नमेंट फिर इंपावर कर सकती है किसी भी लैंड को अदर देन द रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. और इसमें क्या रहता है? क्या इसमें अलाउड है पीपल? आर पीपल अलाउड इनसाइड? यस, बट विथ सर्टेन रेगुलेशंस. और यहां पर क्यों बनाया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो टिम्बर हो गया, फ्रूट्स हो गया, या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्रोटेक्शन के लिए. और फिर तीसरा फॉरेस्ट क्या होता है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? विलेज फॉरेस्ट इज देयर. सो ये विलेज फॉरेस्ट क्या है? ये भी स्टेट गवर्नमेंट असाइन कर सकती है और किसी भी विलेज कम्युनिटी को राइट्स ऑफ गवर्नमेंट दे सकती है. ओके, ऑलराइट. सो विलेज फॉरेस्ट्स आर द फॉरेस्ट जहां पर स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है किसी भी विलेज कम्युनिटी को राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एनी लैंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट. ये समझ में आया आपको? व्हाट डिड आई जस्ट से? हमने तीन टाइप के फॉरेस्ट बताए. एक है रिजर्व, विच इज द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. देन द सेकेंड वन विल बी व्हाट? प्रोटेक्टेड. इसमें टिम्बर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व से थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन रहता है. देन द थर्ड इज विलेज. तो विलेज फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट का पावर स्टेट गवर्नमेंट ने विलेज कम्युनिटी को दे दिया है. नाउ द विलेज कम्युनिटी विल हैव द पावर टू रेगुलेट द रिजर्व फॉरेस्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द विलेज फॉरेस्ट. क्या ये चीज क्लियर है? ओके, एनी डाउट्स दैट यू गाइज हैव इन दिस? सो रिजर्व फॉरेस्ट पे फुल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, बट व्हेन इट इज क्लासिफाइड एज अ विलेज फॉरेस्ट द गवर्नमेंट लेट्स गो ऑफ इट्स पावर. ओके, गवर्नमेंट अपने पावर को लेट गो कर देता है एंड देन वहां पर ये विलेज को पावर चला जाता है. ओके, ऑलराइट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोकल कम्युनिटीज को राइट होता है इंगेज करने में. दे कैन हंट, दे कैन पोच इनसाइड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलराइट. और नेशनल पार्क में आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को. यस, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर मल्टीपल टाइम्स होते हैं. बट व्हाट अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट? यूजुअली रिजर्व फॉरेस्ट को नहीं किया जाता. तो यूजुअली रिजर्व फॉरेस्ट को नहीं कन्वर्ट किया जाता. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हमेशा, बहुत ऐसे इंस्टेंसेस है जहां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया. और रिजर्व फॉरेस्ट को क्यों हम डिक्लेयर करते हैं? सो प्रोटेक्शन मिल सके जो रिसोर्सेज हैं दैट इज प्रेजेंट विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट. और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर डिक्लेयर्ड बाय बिकॉज ऑफ जो टिम्बर है, ये सारी चीजें हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनका डिग्रेडेशन बचाने के लिए. ओके, और मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है. और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 33%. ओके, ऑल राइट. So somebody is saying that all wildlife sanctuary are national parks, but all national parks are not wildlife sanctuary. Is it true? All wildlife sanctuaries are national park, but not all national parks are wildlife sanctuary. क्या ये does this ring a bell? Syllogism है. Okay, इनकरेक्ट है. ठीक है, देखिए, certain areas are both national park and wildlife sanctuary, but however not all wildlife sanctuaries are national park. But can a national park be downgraded to a wildlife sanctuary? Never. Okay, never. Once declared, it is always a national park. Okay,
So please remember this. So what is so special about the difference between wildlife sanctuary and national park? नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, whereas वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। और क्या नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है? हु इज प्रोटेक्टिंग अ पर्टिकुलर flora or fauna? Wildlife sanctuary. So please remember, it is the WLS or the wildlife sanctuary which has been made to protect a particular species, whereas national park overall benefit के लिए, okay, wildlife sanctuary is open to general public, और नेशनल पार्क में वहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पब्लिक के लिए, whereas वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाउंड्री फिक्स होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाउंड्री फ्लूइड होता है, और कंपेयर दैट टू नेशनल पार्क, उसका फिक्स्ड और डिफाइंड होता है। नेशनल पार्क की बाउंड्रीज एकदम फिक्स्ड और डिफाइन होती है, और नेशनल पार्क कैन नेवर बी डाउनग्रेडेड टू अ सेंचुरी, बट a sanctuary, wildlife sanctuary, can always be upgraded to a national park. Can I say like this? Yes. Okay, so ये चीज याद हो गई आपको? All right.